चलो, कल हम लोगों ने देखा था कि कल की क्लास में कि क्या होते हैं कार्बोकैटेंस, कार्बोकैटेंस किस तरह से बनते हैं, किस तरह से इनका नाम दिया जाता है, यानी नोमेनक्लेचर क्या होता है कार्बोकैटेंस का, इनके कितने तरह के ये होते हैं, स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या इनमें रिलेशन होता है, इन सभी के बारे में कल जो क्लास हुई थी उसमें हम लोग समझा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। कौन से कारक हैं जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। तो इनमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रेरण प्रभाव। प्रेरण प्रभाव ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अगर दूसरा हम लोग देखें तो आता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव ये भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। आगे देखें तो आता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको हम लोग समझते हैं रेजोनेंस से। तो कॉन्जुगेशन इफेक्ट को बोला जाता है संयुग्मन प्रभाव। ये हो गया संयुग्मन प्रभाव। और चौथा अपने आता है सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं विलायकीकरण प्रभाव। विलायकीकरण प्रभाव। तो ये चार मेन कारक होते हैं, मेन फैक्टर्स होते हैं जो ज्यादा इफेक्ट करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनके बारे में कल जाना था, इंट्रोडक्शन। अब उन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो कार्बोकैटायन सबसे पहले हम लोग ले रहे थे, कार्बोकैटायंस क्या होते हैं और सब चीजें हम लोगों ने देखी बेसिक। अब देख रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। उनमें ये चार जो फैक्टर है मेनली यानी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और चारों फैक्टर्स जो हैं वो कार्बोकैटायन को इफेक्ट करते हैं। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं कि किस तरह से ये इफेक्ट करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। तो यहां सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रेरण प्रभाव की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इंडक्टिव इफेक्ट आखिर होता क्या है। जो कई बार क्या होता है, कोई भी जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एटम तो होता नहीं है, कई एटम्स होते हैं, एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनता है, और पूरा मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होता है उनमें एटम्स की चेन भी हो सकती है, कोई ग्रुप्स भी जुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हुए हो सकते हैं। इस तरह का एक कोई भी कंपाउंड हो सकता है ना। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए CH3 CH2 एंड Cl। यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यानी एथिल क्लोराइड हम लोगों ने ले लिया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि Cl जो ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये यहां से कार्बन से, पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होगी। अब ये किधर प्रेशर बनाए, जब एक तरफ से धक्का लग रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि उसी तरफ से चलता जाएगा, दूसरी तरफ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो यानी यहां पर हम लोग देखें तो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट होता है वो इस साइड होता है, इस वाले कार्बन का जो अपना Cl एटम है उसकी ओर होता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि जो इफेक्ट इस Cl एटम ने डाला, जो क्लोरीन है उसके एटम ने डाला, वो इफेक्ट पूरे कार्बन चेन पे हो रहा है। सेम चीज अगर लंबी से लंबी कार्बन चेन हो, CH2 CH2 कितनी ही लंबी हो सकती है, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इफेक्ट कर रहा है पूरी चेन को, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज्यादा पूरे कार्बन की चेन है। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो यहां से ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कार्बन किस पर प्रेशर बनाएगा, पास वाले कार्बन पर, ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। फिर ये कहाँ प्रेशर बनाएगा, पास वाले कार्बन पे, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा।
और ये प्रेशर बनाएगा इस वाले कार्बन को, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी जो इफेक्ट ये डाल रहा था वो पूरी चेन पर आ गया। ठीक है, सेम चीज अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता हो, अब देगा कौन सा, ऐसा कोई ग्रुप हो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, कम हो, तो ऐसी कंडीशन में कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन लेगी वहां से और पूरी चेन पर वो इफेक्ट आएगा। तो ये जो इफेक्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये दो तरह से हो सकता है। यहां पर हमने देखा कि ये तो जो Cl एटम था वो तो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा था कार्बन चेन के। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर हम लोग बात करें ऐसा कोई ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन देता हो तो वो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब हुआ ऐसा ग्रुप जो कार्बन चेन को या कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बढ़ा रहा है उस चेन पर, तो उसका इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई। और अगर कोई कंपाउंड या ग्रुप है या कोई भी ऐसा आपका एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो वहां से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहा है और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले रहा है तो उस कंडीशन में उसका इफेक्ट कैसा होगा, माइनस आई इफेक्ट। कार्बन मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी में कार्बन होता है, तो हम लोग कार्बन से इस चीजों को देखते हैं कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, या जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ अगर वो है तो उस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है। तो इस कंडीशन में सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर हम लोग बात करें मोस्टली प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं, एल्किल ग्रुप जो होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। यानी अगर किसी जैसे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में कोई एल्किल जुड़ा हुआ है तो एल्किल का इफेक्ट कैसा होगा, प्लस आई इफेक्ट। एल्किल मिथाइल भी हो सकता है, आपके एथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो होता है प्लस आई इफेक्ट। यानी जिस भी चेन से वो जुड़ा हुआ है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ा रहा है, तो क्या हो गया यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट। ये सभी एल्किल्स है, सभी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यहाँ हम लोग देखें तो जैसे Cl नेगेटिव, Cl हो गया, NO2 हो गया, Cn साइनाइड हो गया, एसिड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, F हो गया, ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर देखो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा चेन से तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। F की तो बहुत ज्यादा होती है तो लेगा ही लेगा। इसी तरह से कार्बन है, कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन होते हैं, ये इस कार्बन पर प्रेशर बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा जिस भी चेन से जुड़ा हुआ है। साइनाइड है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Cl जो है उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो चेन है उससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेंगे। इस तरह से बहुत से ग्रुप हो सकते हैं जिनके माइनस आई इफेक्ट होते हैं और इनके प्लस आई इफेक्ट होते हैं। तो यहां हम लोग देखें तो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले अगर किसी कार्बन से, चेन से या किसी भी कार्बोकैटायन से जुड़ रहे हो तो उन पर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज को हम समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, अभी देखते हैं हम लोग। यहां देखो, यहां अगर हम लोग देखें, इसको हटा देता हूं मैं, इसका अब कोई काम नहीं है। यहां अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किस तरह से ये जो ग्रुप्स होते हैं वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां अगर हम लोग देखें तो फिलहाल एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं मेथिल कार्बोकैटायन या मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर देखो अब यहां पर तो क्या होगा, एक कार्बन है जिसके 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। अब हाइड्रोजन से तो कार्बन इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, तो यहां से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, अगर ऐसा है तो वो क्या करेगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ही है, और कम कर देगा इस पर, और कम कर देगा तो अभी इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहां पर अगर हम लोग देखें एग्जांपल के रूप में, ये है टर्सरी कार्बोकैटायन जिसमें क्या होता है, 3 जो CH3 ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं कार्बन से
कौन से कार्बन से? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। यानी यहाँ इस कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ था जिसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिया और कार्बन पर क्या छोड़ गया? पॉजिटिव चार्ज रह गया। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो मिथाइल ग्रुप, अभी हम लोग बात करते हैं एल्किल ग्रुप्स की, तो एल्किल ग्रुप्स का होता है प्लस आई इफेक्ट, तो मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन पर? जहां जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अब देखो यहां पर ये क्या होगा कि अगर अभी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जितना तेजी से मिल जाए, या तो खुद आ जाए नहीं तो ये उनके पास जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रिएक्शन करने के लिए और स्टेबल होने के लिए। यहां पर क्या होगा? अब यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो क्या कर रहे हैं? इसको कहीं और जाने से कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। वो क्या करते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कुछ पूर्ति कर देते हैं। अब क्या होगा? ये जितना तेजी से कहीं और जाता रिएक्शन करने के लिए, उतना तेजी से नहीं जाएगा, और अगर उतना तेजी से नहीं जाएगा तो थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। यानी स्टेबिलिटी इसकी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। कब हुई? जब इससे कौन से ग्रुप जुड़े हुए थे? प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए थे। यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या करते हैं? वो जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिसके कारण वो क्या है? दूसरे के पास इतनी तेजी से रिएक्शन करने नहीं जाता, और इतनी तेजी से नहीं जाएगा तो इसका मतलब स्टेबल है। यानी जिसकी पूर्ति घर में ही हो रही है वो बाहर क्यों मारेगा? अगर घर में ही कोई काम हो जाए तो बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? सेम चीज, इसकी पूर्ति इसके घर में ही हो रही है। यानी यही इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट इनका होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये इतना तेजी से ठीक है नहीं जाएगा, रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। इस तरह से ये हो जाता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है एल्किल ग्रुप्स का, वो इफेक्ट कर रहा है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को। अब मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होता, यहां पर कोई Cl ग्रुप होता, COOH ग्रुप होता, साइनाइड ग्रुप होता, तो क्या होता? ये क्या करते? वहां से इलेक्ट्रॉन, पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अब उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये और कम कर देते, जिसके कारण क्या होता? मान लीजिए इस तरह से होता कि यहां पर एक ग्रुप मैं जोड़ देता हूं Cl। अब यहां पे कार्बन पहले से पॉजिटिव है, अब ये Cl ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और खींचेगा। अब तो इसके पास कमी होगी बहुत ज्यादा, ये क्या करेगा? दूसरे के पास किसी नेगेटिव चार्ज जो आयन होगा उसके पास जाएगा और तेजी से रिएक्शन करेगा और जुड़ जाएगा। यानी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। कल मैंने बताया था स्टेबिलिटी का मतलब जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, मतलब स्टेबल है। अब ये जो जैसा है वैसा नहीं रहना चाहेगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई इस पर, ये तेजी से जाएगा दूसरे की तरफ, और तेजी से जाएगा तो उस कंडीशन में रिएक्टिविटी क्या हो गई? इसकी ज्यादा हो गई। रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई तो स्टेबिलिटी अपने आप ही क्या कम हो गई। तो इस तरह से प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप्स होते हैं, अगर वो किसी भी कार्बोकैटायन से जुड़े होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी को प्रॉपर वे में इफेक्ट करते हैं। तो ये तो था आपका। अब यहां पर मैंने लिख रखा है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कि स्टेबिलिटी जो रिएक्टिविटी होती है वो अपोजिट होती है। अगर हम लोग जो सीक्वेंस देखें इनका, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस कार्बोकैटायन में, तो जो अभी रीजन मैंने बताया, अगर उसी रीजन की बात करें तो हम लोग इसका अगर सीक्वेंस में लगाएं कि कौन से वाले कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या मिथाइल कार्बोकैटायन में से, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब कहीं और नहीं जाने दे रहे, तेजी से रिएक्टिविटी को कम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन। अगर यहां हम लोग देखें तो यहां पर देखो 2 ही एल्किल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, 2 ही हैं, तो 2 हैं, तो इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा पाएंगे, तो इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होगा। यहां प्राइमरी कार्बोकैटायन में हम लोग देखें तो ओनली एक ही है, तो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, और मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो सबसे कम स्टेबल हो पाएगा इन चारों की अगर बात करें तो। इसी तरीके से अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग, तो रिएक्टिविटी तो जो स्टेबिलिटी होती है उसके अपोजिट होगी। यानी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? मिथाइल कार्बोकैटायन की,
उसके बाद होगी एथिल कार्बोकैटायन या इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपिल, टर्सरी ब्यूटिल, यानी टर्सरी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बहुत प्रभावित करता है, यानी इफेक्ट करता है। आगे अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग हिंदी में अभी बताया था आपको, कहते हैं अति संयुग्मन प्रभाव। अति संयुग्मन प्रभाव। देखो बेकर नाथन एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, तो उसके नाम पर इसको कहते हैं बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। यानी बेकर नाथन साइंटिस्ट ने दिया था, उसके नाम पर बोल रहे हैं हम बेकर नाथन इफेक्ट। अति संयुग्मन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। खास बात क्या होती है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी बिना बंध का अनुनाद। इसका मतलब हो गया बिना बंध का अनुनाद। बिना बंध का अनुनाद। अब ये देखो ये कौन सी बात आ गई कि अनुनाद भी है और बॉन्ड भी नहीं है। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ये ऐसे कंपाउंड में होता है जिनमें सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये और एक अच्छी बात है, अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्जुगेशन जो है वो तब होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी कंपाउंड में, यहां पर सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होता है? देखो यहां अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें तो ऐसा कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे इथाइल कार्बोकैटायन हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन हो गया, इन सभी में ये हो सकता है ना। अब यहाँ कुछ देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। देखो पहली कंडीशन इसकी ये है, कंडीशंस लिख देता हूं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए मॉलिक्यूल में, पहली कंडीशन। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है, यानी रहेगा वही, इलेक्ट्रॉन चाहे उसमें नहीं है, यानी इसमें हाइड्रोजन जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं H जगह नहीं छोड़ता है ना। तीसरी कंडीशन, अब देखो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बंध अनुनाद भी इसको कई बार बोल देते हैं, है ना। नॉर्मली हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन अपनी जगह नहीं छोड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नो बॉन्ड रेजिडेंस, यानी बिना बंध का अनुनाद। अब इसमें होता क्या है, ये कुछ चीजें होती है, कुछ एग्जाम्पल से और बेटर एक्सप्लेन करते हैं इसको हम लोग। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैं लेता हूं एथिल कार्बोकैटायन या इथाइल कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो यहां देखो इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं CH, यहां से CH और H और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, एथाइल कार्बोकैटायन। देखो यहां पर क्या होता है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है समथिंग 2.1। तो देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, कार्बन की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वैसे तो लगभग इक्वल ही है, लेकिन ज्यादा थोड़ी सी किसकी हुई, कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन से क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले सकता है। अगर मान लीजिए ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो हाइड्रोजन तो पॉजिटिव हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव। यहां पर नेगेटिव है, यहां पर यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो एक बॉन्ड बन सकता है यहां पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, यानी ऑर्बिटल तो खाली हो गया, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं बिना बंध का अनुनाद, यानी यहां बंध भी नहीं बन रहा है और हाइड्रोजन अपनी जगह भी नहीं छोड़ता है, तो ये होता है बिना बंध का अनुनाद। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये तो होता है हमारा अल्फा कार्बन और ये होता है हमारा बीटा कार्बन।
अब इसमें देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है यहां पर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीटा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन होंगे बीटा कार्बन पर, यानी बीटा कार्बन पर, उससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। देखो यहां पर हम लोग देखें एक स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर, जो कंडीशन हमने इस वाले हाइड्रोजन के लिए लगाई है वो सेम इस पर भी लागू होगी। तो इस कंडीशन में देखें तो एक और स्थिति बन सकती है हमारे पास H पॉजिटिव, H डबल बॉन्ड CH और H। जो हमने कंडीशन यहां लगाई है वो कंडीशन इस हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम लोग करते हैं तो यहां एक और स्थिति बन जाएगी अब हमारे पास, एक और स्थिति बन गई CH H, यहां H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH। अब हम लोग देख सकते हैं और तो कोई स्थिति बन नहीं सकती अब इस तरह से। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी हम लोग क्लियर देख सकते हैं कि बीटा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उससे एक ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी। यानी अच्छा एक चीज और होती है, अगर स्टेबिलिटी को देखें तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल। यहां पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है यहां पर कार्बोकैटायन की। ये यहां हमने इथाइल कार्बोकैटायन देखा जिसमें कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी हमारे पास, 4। अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, जैसे हमने लिया CH पॉजिटिव, यहां पर हम लोगों ने लगा दिया CH3, तो थोड़ा और अच्छे वे में लिख देते हैं हम लोग, यहां लगा देते CH है, यहां पॉजिटिव हो गया CH3, इसको इस तरह से लिख देते हैं हम लोग, और यहां एक और कार्बन है हमारे पास CH3 सेम। अब देखो यहां पर अल्फा कार्बन तो कौन सा है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके पास वाले कार्बन कौन से होते हैं, बीटा कार्बन। अब यहां पर ये कार्बन भी पास में है, ये कार्बन भी पास में है, तो ये दोनों ही कार्बन कैसे हैं, बीटा कार्बन। अब बीटा कार्बन की अगर हम लोग कंडीशन देखें तो इस बीटा कार्बन पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन है, और इस बीटा कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यानी बीटा कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए, 6 हाइड्रोजन। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बननी चाहिए, 6 + 1 एक ज्यादा होनी चाहिए, यानी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी चाहिए। अभी हमने इथाइल कार्बोकैटायन देखा, उससे ज्यादा बन रही है, तो आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन उससे ज्यादा स्टेबल भी होता है। ठीक है, अगर यहां इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, देखिए सबसे पहली स्ट्रक्चर होगी, यहां से कोई भी एक हाइड्रोजन लेंगे, तो मान लीजिए ये वाला यहीं से शुरुआत करते हैं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां पर डबल बॉन्ड CH और यहां CH H एंड H। सेम कंडीशन इस हाइड्रोजन के लिए भी अप्लाई हो सकती है, यानी यहां से हम लोग देखें तो CH H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH एंड CH3। सेम कंडीशन यहां भी हो सकती है, यहां के लिए हम लोग लिख सकते हैं CH H, 3 हाइड्रोजन तो ये हो ही गई, यहां CH है डबल बॉन्ड CH H और ये हाइड्रोजन हो गया पॉजिटिव। जो कंडीशन जो इन तीनों हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ही इन तीनों के लिए भी करेंगे, तो और 3 स्ट्रक्चर बनेंगी, 3 स्ट्रक्चर और बनेंगी, तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 3 7 मोर स्टेबल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन के लिए भी बना सकते हैं। अगर टर्सरी ब्यूटिल जो कार्बोकैटायन अगर उसमें हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कितनी स्ट्रक्चर, कितने हाइड्रोजन होते हैं बीटा। देखिए यही तो स्ट्रक्चर होती है टर्सरी कार्बोकैटायन की, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन की,
यहाँ पॉजिटिव चार्ज है CH3 CH3 एंड CH3, यानी बीटा कार्बन पे 3 6 एंड 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन हो गई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन जाएंगे हमारे पास 10, ये उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे तो प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल हो रहा है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल हो रहा है टर्सरी, ये टर्सरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वही है जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया टर्सरी कार्बोकैटायन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेंगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, ज्यादा स्टेबल हो गया। उससे कम हुआ आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, अभी हमने देखा। अगर आप यूं मत कहना कि सर ने अभी वो लिखा नहीं है, हम लोग इनकी सारी स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर एक बार। जो कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की वो हम लोग इसके लिए भी ले सकते हैं, जो इधर CH3, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH H एंड H पॉजिटिव, सेम कंडीशन इस हाइड्रोजन के लिए और सेम इस हाइड्रोजन के लिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं CH3, इसी तरह सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH एंड H पॉजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ के लिए भी होगी, तो टोटल स्ट्रक्चर बन जाएगी 9 स्ट्रक्चर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कैसे क्या बननी है। हाइपर कॉन्जुगेशन, इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन सा होता है, जिसमें बिना बंध का अनुनाद होता है, ठीक है। जैसे कि ये, इसको हम लोग बेकन नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बेकन नाथन ने ये दिया था। किनमें होगा, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे या बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनमें ये होगा, ठीक है। इनमें खास बात क्या होती है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद भी हाइड्रोजन अपनी जगह नहीं छोड़ता, वहीं रहेगा जहां था, ठीक है। तो इसे हम बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं इस वजह से। तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अगर हम लोग बात करें टर्सरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो स्टेबिलिटी टर्सरी सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी की होगी, फिर प्राइमरी की होगी, जैसा कि अभी हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑर्डर में। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, यानी कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो है रेजोनेंस चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे भी हम स्टेबिलिटी देख सकते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा है। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यानी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है हमेशा जब भी हम कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी मोर स्टेबिलिटी, इस बात को याद रखना है यहां। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कॉन्जुगेशन पहले क्या होता है, इसको देखते हैं, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है भी देखेंगे। जैसे नॉर्मली कॉन्जुगेशन होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुग्मन। संयुग्मन, जब भी किसी कंपाउंड में अगर एक स्थिति आ जाए कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल एंड डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेटिव वे में हो, अल्टरनेटिव वे में हो तो कॉन्जुगेशन हो सकता है। अल्टरनेटिव वे का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है अपने पास, ये अगर यहाँ डबल सिंगल डबल इस तरह का क्रम चल रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड जो है वो कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में खास बात क्या होती है कि यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सिर्फ दो एटम्स के बीच में ना हो करके पूरे मॉलिक्यूल पे क्या होते हैं, डीलोकेलाइज, जिसे हम कहते हैं विस्थानीकृत होते हैं, यानी पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकेलाइज्ड होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों होते हैं, हमने जो पुराने वीडियो में बताया भी था कि जैसे मान लीजिए ये वाला बॉन्ड बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, ये बनता है पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन से, पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन से। अब यहां भी सेम चीज हो रही है, यहां भी सेम चीज हो रही है, ये जो अतिव्यापन सभी में मिल रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, यानी ओवरलैपिंग सभी में हो रही है, जो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है यहां पर सभी में।
इस कंडीशन में क्या होता है, देखो ये दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों अपने लगे हुए हैं, ये दोनों अपने ग्रुप में लगे हुए हैं, सभी जो है अपने अपने ग्रुप में मस्त हैं, लगे हुए हैं। अब जो पड़ोसी होता है ना, पड़ोस दो, अगर किसी के इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, तो कब तक कंट्रोल कर लोगे आप लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोग कब तक चुपचाप बैठे रह सकते? बिल्कुल नहीं बैठे रह सकते। हम इधर भी ध्यान लगाएंगे, कभी इधर भी ध्यान लगाएंगे, यानी हम दोनों से इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरह से जब इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो बेचारा सिंगल बॉन्ड कब तक कंट्रोल करेगा? भाई इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, तो वो भी कुछ करना चाहेगा ना अपनी तरफ से कि मैं भी कुछ करूं, कम करूं लेकिन करूं। तो सेम चीज अब यहां पर क्या होता है, ओवरलैपिंग तो होती है, तो कुछ इफेक्ट बाहर तक भी आता है। यहां ओवरलैपिंग होगी, कुछ इफेक्ट बाहर आएगा, तो इस पर क्या होता है, थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है। तो थोड़ा इफेक्ट रहता है, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि पूरे मॉलिक्यूल पर ही क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड होंगे। अगर हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो ये जो बॉन्ड होते हैं इस तरह के कंपाउंड में, ये सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ जितनी होनी चाहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, उससे कम होती है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है उससे ज्यादा होती है। तो हो गया ना भी इसका कैरेक्टर, यानी न तो वो सिग्मा बॉन्ड है और ना ही कंप्लीटली पाई बॉन्ड है, यानी दोनों में से बीच का कैरेक्टर आता है। तो ये माना जाता है कि पूरे मॉलिक्यूल पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकेलाइज्ड होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। यानी ये इफेक्ट कौन सा हो गया, कॉन्जुगेशन। आपने बेंजीन देखा ही है, बेंजीन में इस तरह का इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेंजीन में भी यही स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन की अगर हम लोग बात करें तो यहां इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव वे में चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स पूरे मॉलिक्यूल पे क्या है, डीलोकेलाइज हो गए। डीलोकेलाइज हो गए तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन आ गया उनमें, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्जुगेशन अगर आएगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बढ़ेंगे, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा वो स्टेबिलिटी। तो यहां अगर हम लोग देखें तो यहां तो बेंजीन है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन में चीजें किस तरह से होती हैं पहले वो देखते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पॉजिटिव, नाम तो पता ही है आपको, एलिल कार्बोकैटायन, एलिल कार्बोकैटायन। अगर इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी ये तो हो गया नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस कंडीशन में एक और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है इसकी, वो हो गई CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती हैं। जितनी सही ये है उतनी ही सही ये भी है, दोनों का बराबर कंट्रीब्यूशन होता है इसकी स्टेबिलिटी में। तो अब कार्बोकैटायन में कॉन्जुगेशन कैसे हुआ है? अब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अभी तक हम लोगों ने जितनी बात की किसके लिए की, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है या ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो सिंगल बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। भाई अल्टरनेटिव में चल रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और फिर ये आ गया, तो इसके साथ क्या हो गया, कॉन्जुगेशन में हो गया। अल्टरनेटिव वे में आ गए तो कॉन्जुगेशन में हो गया, और ऐसे कॉन्जुगेशन में जब होता है तो उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब इसमें तो दो ही हो सकती है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो यहां पर हम लोग लेते हैं बेंजील कार्बोकैटायन CH2 पॉजिटिव, बेंजील कार्बोकैटायन लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं कि अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आते हैं तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो बॉन्ड बन जाएगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह की। ये बॉन्ड टूट गया, यहां पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में बन गया बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड यहां हमारे पास थे ही। जो कंडीशन यहां लगाई है हमने वो यहां भी लग सकती है और वो यहां भी लग सकती है। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये बॉन्ड बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव में,
एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज इस बार आ जाएगा यहाँ पर, जो कंडीशन यहाँ थी वो इस पर भी है। अगर इस कंडीशन में हम लोग देखें तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, माफ कीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आते हैं तो एक बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड यहाँ था और ये हो गया CH2, पॉजिटिव चार्ज इस बार आ गया यहाँ। और ओवरऑल बाकी पर जो चीज यहाँ हो रही है वो यहाँ भी हो सकती है, तो हमें फिर से ये स्थिति आ जाएगी, यानी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड आ जाए तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी इस तरह की, जिसमें ये CH2 वापस से क्या हो गया, पॉजिटिव। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई हमारे पास, टोटल 5। अगर इन दोनों की हम लोग बात करें तो मोर स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, बेंजील कार्बोकैटायन, क्योंकि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये, है ना। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी इसकी। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है उसको इफेक्ट करता है। उम्मीद करो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट सॉल्वेशन इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विलायकीकरण प्रभाव, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट यानी विलायकीकरण प्रभाव, विलायकीकरण प्रभाव, सॉल्वेशन इफेक्ट, इसका मतलब ही नाम में है। सॉल्वेशन जो होता है, सॉल्वेंट में डालने पर जो स्टेबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है, उसी से पता लगता है सॉल्वेशन इफेक्ट। यानी कार्बोकैटायन हमें पता है पॉजिटिव होते हैं चार्ज, अगर मैं किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल दूं, यानी किसी ध्रुवीय विलायक में डाल दूं, जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक वाटर, H2O, H2O में O नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, पोलर होता है। तो यहां ये कार्बोकैटायन इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा और रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट करेगा तो इस सॉल्वेंट में ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी सॉल्वेंट में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कार्बोकैटायन की। और अगर नहीं होगा पोलर तो नहीं घुलेगा उसमें, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। तो आज हम लोगों ने देखा कार्बोकैटायन के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अच्छे से याद रखनी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्ब एनायन की। थैंक यू।